नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग इस वीडियो में 23 नवंबर 2023 और 24 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल किसी कारणवश हम आपके लिए सेशन नहीं बना पाए थे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलिए इसी में हम लोग 2 दिनों का करंट अफेयर्स को सम्मिलित करके आज हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल टू से टू दे हु विल ट्राई, ऐसा अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा है। यानी कि जो कोशिश करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा ना, बस खाली कोशिश करना चाहिए। हिम्मत रख के आप कोशिश करते रहिए, हर वो मुकाम आप पा सकते हैं जो आप जिसकी कल्पना करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बलों के बीच वज्र प्रहार 2023 अभ्यास शुरू हुआ था। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, वज्र प्रहार। ठीक है, वज्र प्रहार 2023 ये 14वां संस्करण था और मेघालय के यहाँ पे उमरोई जिले में इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन 21 नवंबर से 11 दिसंबर तक चल रहा है। ठीक है, और किया जा रहा है। ठीक है, इस अभ्यास का पहला संस्करण 2010 में आयोजित किया गया था और 13वां संस्करण ये किया गया था ब्लैककोड HP में यहाँ पे आयोजित किया गया था। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, दोनों देशों के सेनाओं पहाड़ी इलाकों में पारंपरिक और अपरंपरागत परिदृश्यों में विशेष अभियानों, आतंकवाद विरोधी अभियानों और हवाई अभियानों की एक श्रृंखला में भाग लेते हैं। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। स्टैंड ऑफ दूरी से सैनिकों की मुक्ति, गिरावट का मुकाबला, सैनिकों की जल वहन प्रविष्टि, लंबी दूरी का लक्ष्य की सटीक लगाई, यानी कि जो लक्ष्य है उसका टारगेट लंबी दूरी में कैसे निशाना लगाएं, वो भी इसका भी अभ्यास इसमें चलते रहता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देख लेते हैं। वरुण, गरुड़, शक्ति और फ्रिंजेस ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। ला पेरेज युद्ध अभ्यास फ्रेंच नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल, इंद्रधनुष, इंद्र जो युद्ध अभ्यास है ये है भारत और रूस के बीच। ये याद कर लीजिएगा। संप्रीति भारत और बांग्लादेश, बोंगो सागर भी भारत और बांग्लादेश के बीच। टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। युद्ध अभ्यास 2022 भारत और अमेरिका के बीच। उसके बाद अभ्यास तर्कश, ये भी भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, मालाबार युद्ध अभ्यास, इसमें क्वाड देश का समूह है, यानी कि 4 देश शामिल है। तो इसमें क्वाड देश कौन कौन सा है? तो ये है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ठीक है, उसके बाद इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच। कोंकण अभ्यास ये भारत और ब्रिटेन के बीच। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच मनाया जाता है और पहली बार ये फरवरी 2023 में जापान के शिगा प्रांत में इसे मनाया गया था। ये याद कर लीजिएगा, इस बार 2023 का। सैन्य मैत्री भारत और जापान के बीच। जिमेक्स भारत और जापान के बीच। वीर गार्जियन भी भारत और जापान के बीच। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारे अभी यहाँ पे हैं फ्रेंड्स, इसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सब आ जाएगा एग्जाम्स में, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा जरूर। ठीक है, चलिए तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस IIT ने स्टार्टअप्स के लिए भारत के पहले इंक्यूबेटर सूचना प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो किस IIT के द्वारा किया गया है? ये किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, भारत के पहले इंक्यूबेटर सूचना प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है IIT मद्रास। ठीक है, ये एक अभूतपूर्व कदम है। IIT मद्रास में सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग, यानी कि इसको चेस्ट बोला जाता है, ने NYOS के सहयोग से इंक्यूबेटर का लॉन्च किया है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह नया प्लेटफॉर्म इंक्यूबेटर गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकता है और जो इन समर्थन प्रणालियों की पहचान, तुलना और विश्लेषण के सरल को बनाता है। ठीक है, पहली बार संस्थापक एक केंद्रीय हब तक पहुंच सकते हैं जिसे कई इंक्यूबेटर पर व्यक्तिगत रूप से शोध करने का कठिन कार्य काम को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में 21 नवंबर 2023 को निम्नलिखित में से
किस अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर एस बद्रीनाथ का 83 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया? तो देखिए, डॉक्टर एस बद्रीनाथ जो है ये शंकर नेत्रालय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, शंकर नेत्रालय, जो कि आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल माना जाता है। ये भी आप लोग सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, शंकर नेत्रालय। ठीक है। 1978 में उन्होंने मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन की एक इकाई के रूप में शंकर नेत्रालय की स्थापना की थी। 1983 में उन्हें पद्मश्री और 1999 में उन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। ये याद कर लीजिएगा, इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इनको पद्म श्री कब मिला था? 1983 में, और 1999 में पद्म भूषण मिला था। ठीक है। 24 फरवरी 1940 को डॉक्टर एस बद्रीनाथ ने 1962 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से स्नातक उपाधि ली थी, यानी कि बैचलर डिग्री। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में स्नातक कोर की पढ़ाई की थी। ठीक है, ये सब यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, शंकर नेत्रालय के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय एम टोनसे को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के एमडी नियुक्त किए गए हैं विनय एम टोनसे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्वामीनाथन, यहाँ पे देखिए 30 नवंबर 2025 तक भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में स्वामीनाथन जानकी रमन को भी नियुक्त किया गया है डिप्टी गवर्नर। अगर आरबीआई के गवर्नर का बात करें तो शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, और उनको गवर्नर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है और A+ का भी अवार्ड मिला है इन फाइनेंस, है ना। हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स में उस चीज़ को पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। स्टेट बैंक का यहाँ पे कौन सा 1 जनवरी 1935 और 1934 का अधिनियम, मतलब उससे उसका स्थापना हुआ है। आप लोग सभी लोग जानते हैं आरबीआई का स्थापना। और दिनेश कुमार खारा जो है वो स्टेट बैंक के चेयरमैन है अभी, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट ये है रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, जो कि मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मेडिटेशन पैनल कौन है? फॉर्मर सीजीआई एनवी रमन्ना है। फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड ये जयप्रकाश सिन्हा थी। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, अभी भी है। और उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर स्वराज डायरेक्टर का MS धोनी, और MS धोनी ही SBI के भी ब्रांड एम्बेसडर है, जियो मार्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आकाशवाणी के प्रिंसिपल कौन DG है? तो वसुधा गुप्ता। ये सब याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे DG डायरेक्टर जनरल ऑफ NTA सुबोध कुमार सिंह। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर ये श्याम सुंदर गुप्ता है। MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक अश्विनी कुमार है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में फिर से कौन चुने गए हैं? तो सुरेंद्र कुमार आधाना। CBI के महानिदेशक के रूप में, संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर पवार को नियुक्त किया गया है। और सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट के अस्थायी अध्यक्ष जस्टिस SR चौधरी हैं। सशस्त्र बल के न्यायाधिकरण के अध्यक्ष J राजेंद्र मेनन। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी एंड CEO के MD दिवेश नंदा बने हैं। ये याद कर लीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेगी? तो ये है साइमा वाजिद। ये याद कर लीजिएगा। बहुत सारे यहाँ पे, जैसे इलेक्शन कमीशन के द्वारा राष्ट्रीय आइकन अभिनेता राजकुमार राव जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट का कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे लास्ट का है, यहाँ पे देखिए एक लास्ट का क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्रेनी रक्षा औद्योगिक आधार सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश कर रहा है? तो यूक्रेनी रक्षा औद्योगिक आधार सम्मेलन ये अभी USA के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर है, USA, अमेरिका, है ना। अमेरिका सरकार के द्वारा अगले महीने 2 दिवसीय यूक्रेनी रक्षा औद्योगिक आधार सम्मेलन की मेजबानी कर रही है। सम्मेलन का उद्देश्य है उद्योग प्रतिनिधियों का जोड़ना। ठीक है, यानी कि अब यूक्रेन, आपको मालूम है रसिया यूक्रेन से काफ़ी यूक्रेन को नुकसान हुआ है, तो उस केस के लिए, सपोर्टिव के लिए यहाँ पे ये काम किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हॉटस्पॉट मानचित्र में भारत का स्थान क्या है, जो कृषि क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले जलवायु परिवर्तन के खतरे के स्तर को दर्शाता है? तो इसमें हॉटस्पॉट मानचित्र में भारत का स्थान जो है वो 12वां पोजीशन पे है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है।
ठीक है। शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा विकसित किए गए नए हॉटस्पॉट मानचित्र की पहचान की गई है। भारत सहित अफ्रीका और एशिया में कृषि खाद्य प्रणालियों में लगी महिलाओं को सूखे, बाढ़ या फसल उगाने के मौसम में कमी जैसे सबसे अधिक जलवायु जोखिम का सामना करना पड़ता है, और इसमें भारत 12वें स्थान पर है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ढिलो उत्सव जो कि हाल ही में खबरों में था, ये किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ढिलो उत्सव ये जो है गोवा राज्य का एक उत्सव है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है गोवा। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ढिलो उत्सव। ठीक है, ये पश्चिमी घाट में मनाया जाता है। गोवा के पश्चिमी घाट में एक पारंपरिक नारीवादी त्यौहार है। इस त्यौहार का उत्साह कर्नाटक के जोईदा में जंगली गांवों में भी महसूस किया जाता है, यानी कि वहाँ पे भी कर्नाटक का भी कुछ गांव में इसका मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निम्नलिखित में से किस आइकन को पश्चिम बंगाल का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी पश्चिम बंगाल के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है, और किनके स्थान पर? तो शाहरुख खान के स्थान पर। इनसे पहले सौरभ गांगुली से पहले बंगाल के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो शाहरुख खान थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, ममता बनर्जी के द्वारा। तो वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है वो मुंबई है, और यहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत फेमस है, जो कि यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उन्होंने शाहरुख खान की जगह ले ली है, और यहाँ पे सारा चीज़ ये दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है? तो हर बच्चे के लिए हर अभियान जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यूपी। ठीक है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये शुरू किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। इस अभियान का नेतृत्व पावर एंटेल और बाल संसद ने किया है। अभियान समानता और समावेश पर केंद्रित है, और इसमें 25 नवंबर तक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी स्कूलों में दैनिक गतिविधियों शामिल है। अभियान का विशेष लैंगिक समानता और देखभाल समर्थन पर केंद्रित है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, थीम का उद्देश्य है परिवारों, घरों, स्कूलों, खेल, करियर, स्वास्थ्य देखभाल और बाल संरक्षण सुविधाओं के साथ साथ समुदाय सार्वजनिक जीवन में समान अवसर का प्रदान करना। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, इसे देख लीजिएगा। ये ऐसा क्वेश्चंस जो है ना आपका कहीं ना कहीं एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों के लिए कल्याण के लिए 9 राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यानी कि 9 राज्यों के साथ अपने प्रवासी मजदूरों के लिए 9 राज्य के साथ एमओयू पे साइन किया है। तो ऐसा करने वाला झारखंड राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। झारखंड का राजधानी रांची हो गया, और मुख्यमंत्री जो है वो हेमंत सोरेन है, और यहीं की जो राष्ट्रपति जो अभी बनी है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, वो पहले झारखंड के राज्यपाल हुआ करती थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समझौते के तहत संबंधित राज्यों को अपने अपने राज्य में झारखंड के प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण का ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद समझौते पर तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, केरल सहित अन्य केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें साइन किए हैं। यानी कि अगर झारखंड के प्रवासी मजदूर इन शहरों में जाते हैं, इन राज्यों में जाते हैं, तो वहाँ पे ये वो लोग जो सरकार है उनकी किसी भी प्रकार का आपातकाल में स्थिति में मदद करेगी। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि कोरोना काल में जब प्रवासी मजदूर जो हमारे अलग अलग राज्य में काम कर रहे थे, तो वहाँ के राज्य सरकार उनको राशन देने से मना कर दिया था, ये बोल के कि आप बिहार के हैं, आप झारखंड के हैं, तो आपको वहीं पे राशन मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो इसलिए ये सब काम ऐसा किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट यानी कि 14th एमिशन गैप रिपोर्ट जारी किया है? तो ये जो है ये किसके द्वारा किया गया है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, यूएनईपी। ठीक है ना, संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट
2023 जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भले ही मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर निर्धारित योगदान सशर्त और बिना शर्त दोनों 2023 तक पूरे हो जाते हैं, वैश्विक तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है, जो कि पेरिस समझौते पर स्थापित 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को पार कर जाएगा। यानी कि पेरिस समझौते में ये लक्ष्य टारगेट लिया गया था कि किसी भी कीमत पर हम लोग को कि वैश्विक जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 2 डिग्री से आगे नहीं बढ़ने देना है। लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि 2030 तक ही जो वैश्विक तापमान है, वर्ल्ड टेम्परेचर है, वो 2.5 डिग्री से आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी जो पूरा देशों के द्वारा ये जो लक्ष्य टारगेट किया गया था वो उससे पार हो जा रहा है। और आप सोचिए कि अगर मतलब वैश्विक तापमान ज़्यादा बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघल रहा हो, ग्लेशियर पिघलेगा तो फिर आप सोचिए कि बहुत सारे ऐसा देश है जो डूब जाएगा, है ना। जो वहाँ पे आसपास में ग्लेशियर के आसपास में जो देश हैं छोटे छोटे, वो सब सारे डूब जाएंगे, है ना। ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है ना। तो इसे याद कर लीजिएगा, ये यूएनईपी के द्वारा कहा गया है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, जैसे डब्ल्यूएचओ का जो हेडक्वार्टर्स है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनोम है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। 24 अक्टूबर 1945 को इनकी स्थापना हुई थी और 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। एंटोनियो गुटरेस जो है ये यहाँ के महानिदेशक है, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके जो हेड हैं वो कौन है, हेनरीटा एरफोरे है, एच फोरे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोलोंजी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और जनवरी 1971 का इसकी स्थापना हुई थी। और क्लॉज श्वाब ये इसके हेड हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये लोगों को ट्विन सिस्टर कहा जाता है। तो इसका जो मुख्यालय है वो दोनों का वाशिंगटन डीसी में है। और आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम है गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की है। वर्ल्ड बैंक के स्थापना 1944 में की गई थी और इसके डेविड मालपास अभी हेड हैं। और यहीं पे भारत के भी जो ये हैं, भारत के अभी नियुक्त हुए हैं वर्ल्ड बैंक में, उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी और रॉबर्ट एस्बेजो जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के क्या हैं, हेड हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूनेस्को का स्थापना की बात करें तो ये 16 नवंबर 1945 को की गई थी और इसका पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। एंड्रयू ओजोले इसके हेड हैं। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है और 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुआ था। इसके सेक्रेटरी जनरल एलेसा विराकुन है, इसे याद कर लीजिएगा। आसियान साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो हेड है, हेडक्वार्टर वो ये जकार्ता इंडोनेशिया में है। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी और लिम जॉक होई मुन ये अभी ये आसियान का हेड है, ठीक है। OECD ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। 30 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। एंजेल गुरिया इसके हेड हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB के जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है। जनवरी 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। लिम लुकिन इसके हेड हैं। उसके बाद ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी और मासात्सुगु आसाकावा इसके हेड हैं। और WWF ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है। 29 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना हुई थी और कार्टर रॉबर्ट्स इसके हेड हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसे आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। वायुमंडलीय तरंग प्रयोग यानी कि AWE एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी, तो ये नासा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा, नासा से संबंधित है ना। जो कि अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक है।
पृथ्वी के वायुमंडलीय स्थिति की जांच करने के लिए यह डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अध्ययन का ध्यान जो वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण तरंगे पर होगा, जो कि एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्ध्वाधर तरंग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। गैनीमेड, उसके बाद कैलिस्टो और यूरोप किस ग्रह के चंद्रमा है? तो ये जुपिटर के चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जुपिटर के। ठीक है, देखिए यहाँ पे, और इसको यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA के द्वारा जुपिटर आइसिस मून्स एक्सप्लोरेशंस जांच बृहस्पति की ओर बढ़ने के लिए पृथ्वी और चंद्रमा दोनों से दोहरे गुरुत्वाकर्षण सहायता का उपयोग करके इतिहास बनाने के लिए तैयार है। इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया अंतरिक्ष यान न केवल गैस विशाल बृहस्पति का अध्ययन करने के मिशन पर है, बल्कि महासागरों की क्षमता वाले इसके 3 बर्फीले चंद्रमाओं गैनीमेड, उसके बाद कैलिस्टो और यूरोपा का भी अध्ययन करेगा। ठीक है, और ये किसका अंतरिक्ष एजेंसी है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा जुपिटर का अध्ययन करने के लिए ये आईसी मून्स एक्सप्लोरेशन मिशन है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरेशन मिशन, इसको जूस के नाम से भी जाना जाता है, JUICE, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरेशंस, है ना, ये याद कर लीजिएगा। और ये यूरोपियन एजेंसी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हाल ही में सतलज नदी में कौन सा दुर्लभ तत्व खोजा गया है? तो अभी हाल ही में सतलज नदी में टेंटलम पाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, टेंटलम। ठीक है, टेंटलम की खोज हाल ही में सतलज नदी में की गई है। टेंटलम एक दुर्लभ धात्विक तत्व है जिसकी विशेषता इसकी परमाणु संख्या 73 है, जो तत्व के एक परमाणु के भीतर प्रोटॉन की गिनती को दर्शाता है। भूरे रंग का यह देखा जाता है, काफ़ी वजन होता है और असाधारण कठोरता के कारण यह टेंटलम वर्तमान में विभिन्न अनुप्रयोगों में प्रयोग सबसे अधिक संरचनात्मक और प्रतिरोध धातुओं में से एक है। इसे याद कर लीजिएगा। इसका आपको ये जो टेंटलम है इसका परमाणु भार पूछा जा सकता है। तो परमाणु संख्या इसका कितना है? 73 है ना, 73, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये कठोर भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को अपना राज्य मछली घोषित किया है? तो ये किया है गुजरात राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अभी गुजरात राज्य के द्वारा घोल जो मछली है इसको अभी घोल मछली को अपना स्टेट फिश डिक्लेयर किया है गुजरात राज्य के द्वारा। ठीक है, अहमदाबाद में 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन हो रहा था भारत का। ठीक है, और इसके दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोल मछली को गुजरात का राज्य मछली घोषित किया है। घोल मछली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली में से एक है। यह मछली गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री इलाके में पाई जाती है। यह मछली अपने मांस और वायु मूत्रस्राव के मूल्यवान को लोकप्रिय है। घोल मछली का उपयोग बियर और वाइन बनाने के लिए किया जाता है। इसके लिए एयर ब्लैडर और का उपयोग किया जाता है। ठीक है, घोल मछली का मांस और एयर ब्लैडर अलग अलग बेचे जाते हैं। एयर ब्लैडर मुंबई से निर्यात किया जाता है। घोल मछली की सबसे लंबाई 1.5 मीटर होती है। ठीक है, और घोल मछली जितनी लंबी होगी उसकी कीमत भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, प्रति यूनिट लंबाई वाली घोल मछली की कीमत 5 लाख रुपए तक हो सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। और इसी को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। 1 मई 1960 के इसका गठन हुआ था। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री है। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। कांडला बंदरगाह और मुंद्रा बंदरगाह यहाँ गुजरात में है। मुंद्रा पावर प्लांट, मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, ये सब कहाँ पे है? तो गुजरात में है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबर्ड नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान और कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सब क्या है? गुजरात में स्थित है। उकाई परियोजना यानी कि उकाई डैम हो गया, धरोई हो गया, कानाडा हो गया, दांतीवाड़ा, ये सब कहाँ पे है? तो गुजरात में है।
उकाई परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पर है, धरोई ये साबरमती नदी पर है, कादना ये माही नदी पर है, और ये दांतीवाड़ा वेस्ट बनास नदी पर है। ठीक है, यहीं पे आपको यूनिटी ऑफ पीस मिलेगा नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर, ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा। ठीक है, झनोर गांधार थर्मल पावर प्लांट गुजरात में है, कवास थर्मल पावर प्लांट गुजरात में है, सिक्का थर्मल पावर प्लांट गुजरात में है, उकाई थर्मल पावर प्लांट गुजरात में है, बाना कवेरी थर्मल पावर प्लांट गुजरात में है, कीर्ति मंदिर ये पोरबंदर गुजरात में है, गुजरात की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गिरनार, गुजरात में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पहला चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क जो कि 2014 में शामिल हुआ था, रानी का भाव 2014 देखिए चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क ये 2004 में शामिल हुआ था, रानी का भाव 2014 में शामिल हुआ था, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर 2017 में शामिल हुआ था। अब यहाँ पे देखिए भारतीय शहरों का उपनाम, तो इसमें क्या क्या है, भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को ही कहा जाता है, और भारत का सबसे पहला विश्व विरासत वाला शहर भी अहमदाबाद को कहा जाता है। बटर सिटी बारदोली गुजरात को कहा जाता है, बरगद नगर बड़ोदरा को कहा जाता है, भारत का सांस्कृतिक शहर बड़ोदरा को ही कहा जाता है, और सयाजी नगर ये भी बड़ोदरा को ही कहा जाता है, गरबा की विश्व राजधानी ये भी बड़ोदरा को ही कहा जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। देखिए विश्व ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 यहीं पे गुजरात में आयोजित किया गया था, हम लोग पहले भी क्वेश्चंस में डिस्कशन किए हैं। ठीक है, भारतीय शहरों के उपनाम में भारत का स्वर्ण शहर अमृतसर पंजाब को कहा जाता है, ताज का शहर आगरा को कहा जाता है, पेठा नगरी आगरा को ही कहा जाता है, प्रधानमंत्रियों का शहर ये इलाहाबाद और प्रयागराज को कहा जाता है, ईश्वर का निवास स्थान ये भी इलाहाबाद अभी प्रयागराज नाम हो गया है, संगम नगरी ये भी प्रयागराज को ही कहा जाता है जो कि यूपी में है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हाल ही में 2014 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। वर्तमान में वो भारत के क्या है, सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये गिरीश चंद्र मुर्मू, अभी इनको संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू सीएजी यानी कि सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू बाहरी लेखा परीक्षाओं के पैनल का 62वें सत्र में भाग लिए, यानी कि 62 यहाँ पे मीटिंग था। यहाँ पे ये 20 से 21 नवंबर तक न्यूयॉर्क में ये आयोजित किया जा रहा था। बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल में दुनिया के 12 सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थापक यहाँ पे प्रमुख शामिल हुए थे। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय फंड और कार्यक्रमों और विशेष एजेंसियों के बाहरी ऑडिट देखता है। ठीक है, इसी में इनका नियुक्ति हुआ था, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, तो पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कौन मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, तो कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनी है, जबकि महिला न्यायाधीश बनी है, और वो कौन थी, तो फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का 96 वर्ष की आयु में केरल के कोल्लम में निधन हो गया। उन्हें सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। ठीक है, उच्च न्यायपालिका में मुस्लिम समुदाय से पहली महिला थी। जस्टिस बीबी का जन्म अप्रैल 1927 में केरल के पथानामथिट्टा में हुआ था। ठीक है, वह नवंबर 1950 में एक वकील के रूप में नामांकित हुई और 1974 में जिला और सत्र न्यायाधीश बन गई। ठीक है, 1989 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी और 1992 में वो सेवानिवृत्त हो गई, यानी कि रिटायर हो गई। ठीक है, 1993 में से लेकर 1997 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में भी वो काम की, यानी कि ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष के रूप में। 1997 से 2001 तक तमिलनाडु की राज्यपाल रही। वह केरल प्रभा पुरस्कार की प्राप्तकर्ता भी थी, जो कि केरल सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में विश्व बैंक और निम्नलिखित में से किसके बीच 1.1 बिलियन से अधिक के 5 वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो अभी वित्त बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और बांग्लादेश के बीच 1.1 बिलियन से अधिक यहाँ पे फाइनेंशिंग एग्रीमेंट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है। यहाँ का जो करेंसी है वो है टका और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। ठीक है, बंगो सागर युद्ध अभ्यास, संप्रीति युद्ध अभ्यास, ये सब किसके बीच होता है? तो बांग्लादेश के बीच होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, ये सब किसके बीच चलता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको विश्व बैंक के द्वारा यहाँ पे दिया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हाल ही में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो ये भारत में किया गया है ना। विश्व का 3D प्रिंटेड टेम्पल यानी कि मंदिर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारत के तेलंगाना राज्य में इसका अनावरण किया गया है। विश्व का यानी कि दुनिया का सबसे पहला प्रिंटेड मंदिर, 3D प्रिंटेड मंदिर। ठीक है, ये इसे याद कर लीजिएगा। और कौन से जिले में? तो बुरुगुप्पल्ली स्थित ये जिला है। 3 महीने के 3D प्रिंटेड प्रक्रिया के माध्यम से हासिल किया गया यह अनुभव निर्माण एक महत्वपूर्ण तकनीकी का मील का पत्थर होगा। 4000 वर्ग फीट में फैला और 35.5 फीट ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का अलग अलग हिस्से हैं। ठीक है, विशेष रूप से मंदिर में 3 गर्भगृह हैं, प्रत्येक अलग अलग देवताओं को समर्पित है। ठीक है, ये इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस गर्भगृह में भगवान गणेश को समर्पित एक मोदक, भगवान शंकर को समर्पित एक चौकोर शिवालय और देवी पार्वती के लिए एक कमल के आकार का अभयारण्य भी शामिल है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस पवित्र स्थानों को स्थानीय रूप से विकसित सामग्रियों और सॉफ्टवेयर के साथ साथ इन हाउस सिस्टम का भी उपयोग करके सावधानी पूर्वक डिज़ाइन किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? तो तेलंगाना में किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हैदराबाद यहाँ का राजधानी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सामाजिक न्याय और आधिकारिक विभाग और निम्नलिखित में से किसके बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो नशा मुक्त अभियान के तहत सामाजिक न्याय और आधिकारिक विभाग के साथ यहाँ पे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ टाई अप हुआ है, MOU हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। कृष्ण चेतना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी पर के साथ यहाँ पे साइन अप हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, MOU पे साइन हुआ है। ठीक है, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत। ठीक है, इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदार्थ मुक्त भारत के दृष्टिकोण को अनुरूप विशेष रूप से युवाओं के बीच नशीली दवाओं का उपयोग को रोकने के प्रयासों में तालमेल बिठाना, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 2020 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान को शुरू किया था। वर्तमान में इसे 372 चिन्हित अति संवेदनशील जिलों में लागू किया गया है। ठीक है, अभियान का उद्देश्य है उच्च शिक्षा संस्थाओं में, विश्वविद्यालय परिसरों में और स्कूलों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन को दूर प्रभावों के बारे में जागरूकता को पैदा करना। ठीक है, इसका मतलब नशा को युवाओं से दूर करना। ठीक है, आसान पहुंच के लिए 500 से अधिक नशा मुक्ति केंद्र को भी नियोजित किया गया है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स हम लोग के 23 नवंबर 2023 और 24 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। कल जो सेशंस नहीं हुआ था, इसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं, और ये सेशंस आपको इसी में हम लोग दोनों एक साथ ही कर लिए हैं। तो आप आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।